हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिकोड मटेरियल्स में। ये हमारे कोऑर्डिनेटर्स ट्यूटोरियल की सेकंड वीडियो होने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेटर में राउट्स, कंट्रोलर्स एंड मॉडल्स क्या होते हैं, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो बने रहें हमारे इस ट्यूटोरियल के साथ। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमें एक लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और आने वाले सभी वीडियो के लिए हमारे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो ट्यूटोरियल्स में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कोऑर्डिनेटर जो है वो एमवीसी पैटर्न में वर्क करता है। अब आप पूछेंगे कि एमवीसी पैटर्न क्या होता है। तो एमवीसी में एम का मतलब होता है मॉडल, वी का मतलब होता है व्यू, और सी का मतलब होता है कंट्रोलर। अब एमवीसी में चीज़ें क्या रहती है, कैसे वर्क करती है, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ। व्यू में जो है मेरे जितने भी वेब पेज होने वाले हैं वो सारे व्यू फोल्डर के अंदर होने वाला है। और कंट्रोलर क्या करता है, सारे पेज को एक कंट्रोल करता है कि किस फंक्शन को कॉल करने पर कौन कौन सा पेज को हमको व्यू करवाना है। इसके अलावा आप अगर मॉडल का बात करें तो कंट्रोलर के माध्यम से हम अपने मॉडल में जाते हैं, और मॉडल का बेस काम है, जो मेन फीचर्स है मॉडल का, वो डाटाबेस कनेक्टिविटी के साथ रहता है, जो आपके डेटाबेस के साथ वर्क करता है। चाहे वो आपको डेटा को दिखाना हो या फिर इंसर्ट करवाना या टेबल को मैप करना हो। लाइक मान लेते हैं मेरा एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें मेरे पास 10 कॉलम है। लाइक स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कोर्स, सेमेस्टर, इस टाइप से 10 कॉलम है। लेकिन आपको 10 कॉलम का अगर ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ 8 ही कॉलम का ज़रूरत है। तो ऑप्शनल है, चाहे उसमें डाटा फिल करें ना करें, या फिर गलती से अगर हम कोई डेटा अगर उसमें इंटर कर दे रहे हैं तो डेटाबेस में इंसर्ट ना हो, तो वो सारे कंट्रोल आप मॉडल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूँ एक मॉडल को, तो मॉडल मेरे डाटाबेस कनेक्शन के साथ कंबाइन होके वर्क करता है। और व्यू पेज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, व्यू पेज में मेरा सारा वेब पेज होने वाले हैं। और कंट्रोलर में हम लोग वेब पेज को कॉल करने के लिए उनके फंक्शंस को वहाँ पर कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोलर और व्यू, ये दोनों को एक कड़ी जोड़ती है जिसका नाम है राउट। अब ये राउट्स क्या करता है, राउट्स को बेसिकली आप समझिए कि आपका एक पाथ है वेब पेज को डिस्प्ले कराने के लिए। सपोज दैट आपने व्यू पेज में आपने कोई भी एक पेज बना लिया, जैसे सर्विस डॉट पी नाम से एक आपने पेज बना लिया, ठीक है। अब कंट्रोलर में हम लोग डायरेक्टली सर्विस डॉट पी को शो नहीं करवा सकते। इसको शो करवाने के लिए आपको एक पाथ का जरूरत पड़ता है, जो पाथ आपको राउट्स के थ्रू डिफाइन करना पड़ता है कि अगर हम सर्विस पेज को अगर हमको व्यू करवाना है तो हमको किस पाथ से होके गुजरना पड़ेगा, तब जाके मेरा सर्विस पेज शो होगा। इसमें कोऑर्डिनेटर में थोड़ा सा मेथड अलग है। जैसे पीएचपी हम लोग क्या करते थे कि सर्विस डॉट पीएचपी पेज नॉर्मली बना के डायरेक्ट सर्विस डॉट पीएचपी अगर यूआरएल में लिखते थे तो डायरेक्ट मेरा वेब पेज शो हो जाता था। लेकिन एमवीसी पैटर्न में ये चीज़ नहीं होता है। कोऑर्डिनेटर के केस में आपको वेब पेज को डिस्प्ले कराने के लिए आपको एक पाथ चाहिए। तो हम सर्विस पेज को डिस्प्ले कराने के लिए राउट्स का हेल्प लेंगे। राउट्स क्या करता है, उसमें एक मेथड क्रिएट करता है, एक फंक्शन क्रिएट करता है, जो उस फंक्शन को हम लोग कंट्रोलर के थ्रू कॉल करेंगे। और कंट्रोलर उस फंक्शन को अगर एक्सेस करता है तो उस फंक्शन को कॉल करने के बाद कंट्रोलर डिसाइड करता है कि अगर मेरा सपोज दैट यहाँ पर एक मेथड बन गया डिस्प्ले सर्विस नाम से, एक हम लोगों ने मेथड बना लिया। अब इस मेथड को कौन एक्सेस करेगा, इस मेथड को एक्सेस करेगा मेरा यहाँ कंट्रोलर एक्सेस करेगा इस मेथड। अब जब ये मेथड मेरा यहाँ पर एक्सेस कर लेता है तो कंट्रोलर के पास अब पूरा कमांड है कि जब ये मेथड उसको मिलेगा तो कि कौन सा पेज को मेरे को डिस्प्ले करवाना है, क्योंकि जाहिर है आपके पास एक वेब पेज होने वाला तो है नहीं।
तो अगर यूआरएल में अगर हम सर्विस लिखते हैं, service.php लिखते हैं, तो मेरा कौन सा पेज शो होगा। तो अगर आपको यही पेज शो करवाना है तो आप रिटर्न में सर्विस पेज को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इस टाइप के फंक्शन से कोऑर्डिनेटर वर्क करता है एमवीसी पैटर्न में। और व्यू और कंट्रोलर को कॉन्सेप्ट जोड़ के रखती है राउट्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे और फाइल स्ट्रक्चर के साथ समझेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि हम लोग जब प्रोजेक्ट को सर्च कर रहे थे तो मेरे को कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिला था। और अगर हमको प्रोजेक्ट्स के होम पेज को अगर डिस्प्ले करवाना पड़ रहा था तो हम लोग पब्लिक फोल्डर में जब क्लिक करते थे तभी जाके मेरा होम पेज डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसा कभी होता नहीं है। जब भी हम लोग अपने वेब पेज यूआरएल को सर्च करते हैं तो सबसे पहले में हम लोग को इंडेक्स पेज ही दिखाया जाता है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे, जैसे मैं अपना वेबसाइट ओपन करता हूँ डिकोड मटेरियल्स को, तो मेरे को सबसे पहले इंडेक्स पेज ही शो होता है जो मेरा होम पेज या फिर लैंडिंग पेज होता है। लेकिन यहाँ पर वर्ड में कोऑर्डिनेटर के केस में क्या हो रहा है कि जब हम अपने वेब पेज को यूआरएल के थ्रू रन कर रहे हैं तो मेरे को लैंडिंग पेज ना दिखा के उसका फोल्डर स्ट्रक्चर शो हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। और मेरा लैंडिंग पेज तब दिख रहा है जब हम पब्लिक फोल्डर के अंदर जा रहे हैं या फिर पब्लिक फोल्डर में क्लिक कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेटर को जब भी आप अपने लोकल सिस्टम में जब भी इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर डाउनलोड करके रन कर रहे हैं तो कुछ बेसिक्स से स्टेप्स है जिसको हम लोग को पहले फॉलो करना है। तो आइए चलते हैं हम अपने कोड के स्ट्रक्चर में, कोड्स में, जहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेटर इंस्टॉल कर चुके हैं। पिछला वीडियो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है कैसे इंस्टॉल किया जाता है तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाके आप सिंपली कोऑर्डिनेटर का प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं या फिर डायरेक्टली सर्च करके भी देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने फोल्डर स्ट्रक्चर की तरफ। तो बेसिकली आप जब कोऑर्डिनेटर इंस्टॉल कीजिएगा या फिर डाउनलोड कीजिएगा तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां आपको कुछ इस टाइप का फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा। अब इस फोल्डर स्ट्रक्चर में बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरे पास टोटल 5 फोल्डर हैं और कुछ फाइल्स हैं यहाँ पर। तो सारे को आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये गिट मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है तो मैं गिट के थ्रू इसको इंस्टॉल किया हूँ। अब बाकी सारे चीज़ को इग्नोर करते हुए अब चलते हैं पब्लिक फोल्डर, क्योंकि पब्लिक फोल्डर में क्लिक करने के बाद मेरा इंडेक्स पेज शो हो रहा था। तो आप यहाँ देखिएगा पब्लिक फोल्डर के अंदर यहाँ index.php ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा एक वेंडर फाइल है जो मैंडेटरी फाइल्स और फोल्डर को जब भी आप कमांड के थ्रू इंस्टॉल करते हैं तो जो भी वेंडर्स फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, वो सारे इसमें होते हैं, जिसमें इसके साथ भी आपकी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये गिट इग्नोर में सारे गिट इग्नोर्स लिखा हुआ है तो इसका भी कोई काम नहीं है। रिटेबल फाइल का भी कोई काम नहीं है। अब मैं बात करते हैं एमवीसी पैटर्न आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगा। मेरा जो सबसे मेन फोल्डर होता है यहाँ का कोऑर्डिनेटर का होता है ऐप। जब आप ऐप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कंट्रोलर, मॉडल और व्यू, 3 फोल्डर आपको यहाँ पर इजीली देखने को मिल जाएगा। अभी बाकी सारे फोल्डर को हम लोग नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर व्यू फोल्डर के अंदर जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का जितना भी वेब पेज होने वाला है सारे किसके अंदर होने वाला है, व्यू फोल्डर के अंदर। और जो आपको एक इंडेक्स पेज जो देखने को मिला था वो इंडेक्स पेज देखिए यहाँ पर वेलकम मैसेज नाम से एक पेज बना हुआ, वो इसी पेज को यहाँ पर डिस्प्ले कराया जा रहा है। तो अगर मैं अभी फ़िलहाल आपको कुछ चेंज करके दिखाऊं तो शायद आपको इजीली समझ में आए। देखिए अभी जो ये मेरा पेज है वे वेलकम पेज को शो करवा रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ डिलीट और यहाँ पर एक कुछ भी टैग लिखता हूँ, वेलकम टू सीरीज, ठीक है। अब जब मैं यहाँ इसको रिलोड करूँगा तो ये मेरा वेब पेज में जो भी चेंजेस हुआ वो आपको डिस्प्ले हो रहा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेटर के थ्रू ही दिया जाता है।
अब कंट्रोलर में देखिएगा तो मेरे पास यहाँ एक बेस कंट्रोलर है और एक होम कंट्रोलर है। अब यहाँ देखिएगा तो मैंने बताया था कि कंट्रोलर में मेथड बनता है, उसी मेथड के थ्रू हम अपने क्या करते हैं, पेज को रिटर्न व्यू करवाते हैं, जो मैंने आपको अभी इजीली समझाया था। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर वेलकम मैसेज को पेज को डिस्प्ले कराया जा रहा है, जो ये मेरा पेज है। अब मॉडल को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग फ्रंट में कैसे वेब पेज बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सारे अभी फ्रंट वेबसाइट के लिए हम लोग देख रहे हैं। बैकएंड में जब हम लोग जाएंगे तो मॉडल को अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो मॉडल को अभी हम थोड़ा सा साइड में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताया था कि जो मेरा वेब पेज है व्यू के अंदर और कंट्रोलर है, उन दोनों को एक कड़ी जोड़ती है जिसका नाम क्या है, राउट से। तो आप कन्फिग के अंदर अगर जाते हैं, कन्फिग फोल्डर के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी routes.php नाम का मेरा एक पेज दिखेगा। अब हम क्या बोले कि जितना भी हम लोग वेब पेज बनेंगे सारे का हम लोग एक पाथ बनाएंगे कि इस पाथ के थ्रू हमको कंट्रोलर में जाना है और कंट्रोलर के थ्रू हम लोग मेथड बना के हम लोग को क्या करना है, उसको वेब पेज को कॉल करना। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गेट मेथड। चूँकि हम लोग जानते हैं कि दो टाइप का मेथड होता है, एक गेट मेथड, एक पोस्ट मेथड। गेट मेथड हमेशा किसी भी चीज़ को व्यू कराने के लिए काम आता है और पोस्ट मेथड किसी भी डेटा को स्टोर कराने के लिए आता है। ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो गेट मेथड के थ्रू क्या किया गया है, एक इंडेक्स नाम का एक मेथड बनाया गया, फंक्शन बनाया गया, जो किस कंट्रोलर में होगा। यहाँ पर देखिए आपको मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ गेट हो गया आपका मेथड, किस मेथड के थ्रू हम लोग कॉल कर रहे हैं पेज को। सेकंड ये हो गया आपका पाथ, कि अगर हम वेब यूआरएल में जो भी टाइप करेंगे उस यूआरएल को टाइप करने पर मेरे को एक मेथड मिलेगा। जैसे सपोज दैट हम यहाँ पर लिख देते हैं सर्विस। तो जब हम लोग यहाँ पर सर्विस लिखेंगे तो कौन सा वेब पेज मेरा शो होगा। सेम वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हो गया आपका पाथ। जैसे यहाँ पर सर्विस, तो जब हम लोग राउट्स में जब अपने यूआरएल में जब हम लोग सर्विस लिखेंगे तो कौन सा मेथड और कौन सा कंट्रोलर कॉल होगा। तो यहाँ पर आपका एक पाथ हो गया, वेब यूआरएल पाथ, कि वहाँ यूआरएल में क्या लिखेंगे, कौन तब जाके कौन सा कंट्रोलर कॉल होगा। तो यहाँ पर होम को आप एक कंट्रोलर मान के चल सकते हैं, मान के नहीं, कंट्रोलर का ही नेम है। होम मेरा हो गया कंट्रोलर का नेम, और उस कंट्रोलर में जो भी हम लोग मेथड बनाए हुए उस मेथड का नाम। तो अब बात करते हैं कंट्रोलर का। तो कंट्रोलर कैसे वर्क करता है सो देखिए। तो ये मेरा हो गया सिंपल बेस यूआरएल का। जब हम लोग अपना बेस यूआरएल में जाएंगे, मतलब मेन यूआरएल में जब हम लोग हिट करेंगे, मेन यूआरएल का जब कॉल करेंगे तो कौन सा कंट्रोलर कॉल हो रहा है, यहाँ पर होम कंट्रोलर। तो हम आ गए यहाँ पर होम कंट्रोलर में। अब होम कंट्रोल के अंदर मेरा कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, इंडेक्स मेथड नाम का, इंडेक्स मेथड नाम से एक हम लोग मेथड बनाए जो कॉल हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बेसिक कुछ नेम लिखा हुआ है पहले से कि हम लोग कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हैं, जो कि मेरा एक्सटेंड हो रहा है किससे, बेस कंट्रोलर से एक्सटेंड हो रहा है, और मेरा एक कंट्रोलर का नाम है होम। हमेशा याद रखिएगा जो आपका पेज नेम होगा सेम नेम इज इक्वल टू कंट्रोलर नेम, क्लास नेम होना चाहिए। कंट्रोलर का क्लास नेम इज इक्वल टू सेम नेम एज पेज नेम होना चाहिए आपका। ये चीज़ आपका मैंडेटरी है, ये होना चाहिए, नहीं तो आपका फिर कंट्रोलर वर्क नहीं करेगा। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। सेकेंड थिंग, हम लोग क्या किया है कि फंक्शन बनाए। और फंक्शन में कौन सा फंक्शन मेथड को कॉल कर रहे हैं, इंडेक्स नाम के मेथड को कॉल कर रहे हैं। जब ये मेथड कॉल होगा तो कौन सा मेरा पेज शो हो रहा है, वेलकम पेज शो हो रहा है। तो हम लोग सेम इसी तरह से कोई एक कंट्रोलर राउट्स बना के देखते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आए। तो सपोज दैट हम यहाँ से अबाउट नाम का एक पाथ बनाए। यूआरएल में अगर हम लोग अबाउट लिखते हैं तो मेरा कौन सा एक मेथड कॉल होगा। याद रखिएगा एक कंट्रोलर में सेम नाम का दो मेथड नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, एक कंट्रोलर में दो नाम से सेम मेथड नहीं हो सकता। तो इसका मेथड का नाम चेंज करके हम लोग कर देते हैं अबाउट अस। अब इसी नेम से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे, पब्लिक फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है मेरा, अबाउट अस। तो अबाउट अस यहाँ से हम लोग कर लेंगे। और अगर आपको यहाँ पर इको करवाना है किसी चीज़ को तो यहाँ से इको कर सकते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड। तो इस टाइप से यहाँ से PHP का कोड भी लिख सकते हैं। और आप चाहें तो किसी पेज को रिटर्न करवाना है तो रिटर्न व्यू करके आप पेज को डाटा इस टाइप से कॉल करवा सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी मैं इसको फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ।
अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए तो हम लोग क्या क्या करना पड़ा था कि जब भी हम लोग इंडेक्स पेज को कॉल करने का जरूरत पड़ा था तो हम लोग यहाँ से पब्लिक फोल्डर के अंदर जाते थे, तभी जाके हम लोग का क्या होता था कि हम लोग का जो मेरा पेज था वो शो होता था। तो इस चीज़ का भी होता नहीं है, जो हम अभी पीछे डिस्कस भी किए हैं। तो इस चीज़ को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, उस फोल्डर स्ट्रक्चर को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो इसको सेटअप करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को सेटअप करना पड़ता है। तो सेटअप क्या करना पड़ता है, वो सेटअप आपको हम थोड़ा सा डिटेल्स में आपको शो करवा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपना फोल्डर स्ट्रक्चर में पहले जाना है, सी फोल्डर के अंदर, जेम के अंदर, htdocs के फोल्डर के अंदर मेरा यहाँ पर कोऑर्डिनेटर ट्यूटोरियल नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से पब्लिक फोल्डर के अंदर hd एक्सेस और इंडेक्स पेज को दोनों को यहाँ से कट कर लेना है और अपना जो रूट फोल्डर है उसमें आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे तो आपको यहाँ से एरर मैसेज शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब एरर मैसेज शो हो रहा है तो आपको कुछ चीज़ों को सेटअप करना पड़ेगा। तो सेटअप क्या क्या करना पड़ेगा आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है index.php पेज में उसके बाद यहाँ से आपको जाना है लाइन नंबर 48 में, जहाँ एफ पाथ लिखा हुआ रिक्वायर, यहाँ से आपको डबल / जो पाथ लिखा हुआ उसको आपको यहाँ से कर देना है रिमूव। अब जैसे रिमूव करेंगे और अब जब यहाँ से आकर इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपका पेज इजीली शो होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग कुछ और भी सेटअप करेंगे, जैसे ऐप फोल्डर के अंदर, कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर आप app.php नाम का एक पेज देख रहे होंगे। इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ से आपको बेस यूआरएल मिलेगा। बेस यूआरएल का मतलब यहाँ होता है कि आपका मेन यूआरएल क्या है, आपका प्रोजेक्ट्स का यूआरएल क्या होता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको इस टाइप से भी दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर लेंगे किससे, अब मेरा जो प्रोजेक्ट का यूआरएल है उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब मेरा पूरा प्रोजेक्ट का यूआरएल यही होने वाला है, मेरा प्रोजेक्ट का पूरा बेस यूआरएल यही होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए डिफ़ॉल्ट index.php लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कर देंगे रिमूव। ठीक है, रिमूव करने के बाद यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट यूआरएल लिखा हुआ है, इसको आप चाहें तो पाथ इन्फो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रिक्वेस्ट यूआरएल रखना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट यूआरआई भी रख सकते हैं, कोई चेंजेज नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर एक env नाम से एक आपको पाथ मिलेगा, पेज मिलेगा। इस पेज को हम लोग रीनेम करके .env कर सकते हैं। यहाँ env का मतलब होता है इन्वायरमेंटल फाइल। इन्वायरमेंटल फाइल क्या होता है कि जो भी आप इसमें चेंजेस करेंगे, जो भी आप कोड लिखेंगे, वो सारे प्रोजेक्ट्स में वही कोड अप्लाई होगा। तो मेरे पास यहाँ पर ci एनवायरनमेंट नाम से एक मेरा कमेंट नाम का है, जिसको हम लोग चेंज करके प्रोडक्शन अभी लिखा है, इसको हम लोग कर देते हैं डेवलपमेंट। अब प्रोडक्शन और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है, प्रोडक्शन तब किया जाता है जब आपका प्रोजेक्ट पूरा रेडी हो गया, वो डिप्लॉय होने के लिए लाइव सर्वर में रेडी है, तब जाके उसको प्रोडक्शन में करेंगे। और डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपका प्रोजेक्ट अभी डेवलपमेंट मोड में, और डेवलपमेंट मोड का एक बेनिफिट होता है कि अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई भी एरर है तो ईजिली वो वहाँ पर क्या होता है, शो हो जाता है। जैसे अभी हम इसको अगर हम यहाँ से रिफ्रेश करें तो आप बॉटम कॉर्नर पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोऑर्डिनेटर का एक आइकन बन के आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सारा डिटेल्स दिखेगा, क्या चेंज हो रहा है हिस्ट्री में, कितना इवेंट्स है, कितना राउट्स बना हुआ है, कितना मेरे पास कोऑर्डिनेटर का पूरा फाइल है, कितना हम अभी पेज को व्यू करवा रहे हैं, सारे डिटेल्स यहाँ शो हो जाएंगे। उसके अलावा अगर कोई एरर है तो एरर भी शो होगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग अभी चलते हैं अपना कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में हम लोग कुछ भी चेंजेस कर देते हैं। जैसे पेज का नाम ही हम लोग क्या कर दिए, रॉन्ग कर दिए। तो अगर हम इसको अब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए इजीली आपको पूरा कोड दिख जाएगा कहाँ पर एरर है। देखिए यहाँ पर बता रहा है इनवैलिड फाइल वेलकम मैसेज .php नाम का कोई फाइल नहीं मिल रहा है। तो ये आपको डेवलपमेंट का ये पूरा बेनिफिट होता है कि जिस लाइन में या फिर जो भी आपका एरर्स है कोड में, वो आपको इजीली समझ में भी आ जाता है जब हम लोग उसको डेवलपमेंट मोड में कन्वर्ट करते हैं। तो फिलहाल के लिए हम अभी एनवी फाइल में जो भी मेरा
इन्वायरमेंट है उसको हम लोग डेवलपमेंट मोड में ही रखेंगे, ताकि अगर आने वाले ट्यूटोरियल्स में, आने वाले कोड में अगर कोई भी एरर्स आते हैं तो हम लोग इसको ईजिली समझ के रिजॉल्व कर सकें। अब इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हम लोग पब्लिक फोल्डर के अंदर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। जैसे हम अपना बेसिक वाले को हिट कर रहे हैं तो मेरे को जो भी हम पेज को कॉल कर रहे हैं वो पेज मेरे को शो हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ए मॉडल व्यू और कंट्रोलर अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे हम लोग कंट्रोलर बनाते हैं, कैसे मॉडल बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको कोई भी हम अभी आपको एक राउट्स बना के शो करवा के दिखा सकते हैं। जैसे सपोज दैट अभी हम यहाँ पर राउट्स में गए, राउट्स के अंदर अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना खुद का एक राउट्स बना रहे हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पर हम अबाउट नाम का एक राउट बना लिए और यहाँ पर हम मेथड का नाम रख दिए अबाउट अस। और अब इस नाम से हम लोग कोई भी एक मेथड बना लेते हैं जो अभी हम अबाउट अस नाम से बनाए हुए थे। तो पब्लिक फंक्शन अबाउट अस नाम से क्या किया, एक मेथड बना लिया जो हम लोग राउट्स पर डिफाइन करके रखे हैं। और इसमें हम कोई भी मैसेज प्रिंट करके देखते हैं, लाइक हेलो वर्ल्ड। अब क्या होगा, जब भी हम लोग यूआरएल में अबाउट लिखेंगे तो ये कहाँ जाएगा, कंट्रोलर में जाके हमको क्या प्रिंट करके देगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा। जैसे हम यूआरएल में जाके हम लोग स्लैश देके अबाउट लिखते हैं तो हमको ये हेलो वर्ल्ड नाम से मेरे को ये हिट करके दिया। अगर आपको कोई पेज को शो करवाना है तो पेज को शो करवाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कोई भी एक पेज बनाना पड़ेगा। तो व्यू के अंदर हम जाके अबाउट डॉट या फिर अबाउट अस डॉट PHP। अब यहाँ देखिए समझिएगा, राउट्स में हम लोग क्या बनाए, पाथ अबाउट नाम से, फंक्शन क्या कॉल रहे हैं अबाउट अस। अब हम लोग पेज क्या बनाए, अबाउट डैश अस। हम कंट्रोलर में गए और यहाँ पर मेथड कॉल करके रिटर्न करवा रहे हैं, व्यू करवाएंगे किसको, अबाउट अस। तो जब भी हम लोग यूआरएल में अबाउट लिखेंगे तो किस पेज को कॉल करेगा, अबाउट अस डॉट PHP पेज को कॉल करेगा। तभी अबाउट अस डॉट PHP पेज में कुछ लिखा हुआ नहीं है इसलिए नहीं शो कर रहा। यहाँ पर हम पेज का नाम ले देते हैं अबाउट अस पेज। तो अब हम लोग चेक करेंगे तो ये मेरा अबाउट अस पेज को ही इजीली कॉल कर पा रहा है। तो आई होप आपको राउट्स, कंट्रोलर और व्यू कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग कैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, कैसे उसको इंटरलिंक कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको अच्छे से यूटिलाइज करके कोड करेंगे, वो आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम एक लाइक कर जरूर कर दें, ताकि हम लोग को भी पता चले कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं हमारे ट्यूटोरियल के साथ और कितना आपको अच्छा लग रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।